गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली आईएएस रायपुर की तरफ से 30 कदम के नाम से एक प्रीलिम्स फोकस सीरीज चल रही है, जिसमें हम काफी सारे टॉपिक्स अभी तक में कवर कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है लोकेशनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति। मतलब अगर विश्व के मानचित्र में देखें तो भारत कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम इस सीरीज को चला रहे हैं तो कोई कुछ वीडियोस ऐसे हो सकते हैं, मतलब वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि वीडियो आपका लेंथी होगा कि शॉर्ट होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं तो हमारी कोशिश तो यही रहेगी ना कि हम उस वीडियो में आपको मैक्सिमम जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उतनी दें, क्योंकि हमारा पर्पस तो यही है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप पढ़े भी तो आपके लिए रिविजन जैसा हो और आप बहुत जल्दी से रिविजन कर सकें। जैसे हम अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने से क्या होता है, हमको चीजें ज्यादा याद होती हैं। ज्यादा याद कैसे होती है? क्योंकि हमारे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। ये तो मतलब स्टडीज में भी आया है। तो आप जब घर में बैठ के अपनी बुक से पढ़ेंगे तो वो रिवीजन जो होगा आपका बहुत क्विक होगा। तो हमारा मेन पर्पस यही है। और ये जो चैप्टर है आपका इंडियाज लोकेशनल एक्सटेंट, इसमें क्वेश्चंस इससे बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा देने के लिए वो वीडियो को में भी थोड़ा सा लेंथी करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस है कि एनालिटिक्स नहीं है। पर्पस ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। तो अगर वो लेंथी होता है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम ये वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, और इसके पहले के टॉपिक्स हम कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से अगर हम देखें, मैं एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ूंगी जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ ज्यादा या हिंदी बोल रही हूँ, अगर दोनों में से किसी भी मीडियम के बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो आप वहां पे पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। और जिन्हें लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा स्लो जा रहा है वीडियो, मुझे फास्ट देखना है, मुझे ये सब चीजें आती हैं, तो वो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा कर देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। जो भारत की दक्षिणी सिरे के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब देखिए, यहाँ पे जो विचार करना है, जो स्टेटमेंट है मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ कि इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी का जो सबसे दक्षिणी सिरा है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद इट इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। थर्ड है, इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द लिटिल निकोबार आइलैंड। और फोर्थ है, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंदिरा पॉइंट इज फ्रॉम 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री नॉर्थ मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। पहले भी जिन्होंने पढ़ा है उनको ये आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बोल रही हूँ। अगर मैं इंडिया के लोकेशनल एक्सटेंट की बात करूं, ये मैं इंडिया का अगर मैप बनाऊं, अगर मैं यहां से शुरू करूं तो इस तरफ मेरे 2 आइलैंड है, ये मेरा 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जो अगर हम आइलैंड में बात करें कि अगर आइलैंड को हम इंक्लूड कर लें तो इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, उसकी डिग्री कितनी है, 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं मेन लैंड की बात करूं, मतलब मुख्य भूमि के अगर सदर्न पॉइंट की बात करूं, मतलब आपको जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इंदिरा पॉइंट भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारतीय क्षेत्र में अगर पूरे मतलब आइलैंड और मेनलैंड दोनों को इंक्लूड करें तो इंदिरा पॉइंट ही हमारा दक्षिणी बिंदु आ रहा है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपका आंसर होगा। फिर अगर मेनलैंड की बात करें तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ का जो पॉइंट है वो आपका क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। फिर इसके बाद में अगर ऊपर जाती हूँ तो यहाँ पे है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। अब जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है, इसको हम कैसे याद करेंगे, 8 का हाफ क्या होता है, हाफ 4 होता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट ये हो गया। इससे हमको 2 डिग्री नीचे कर देना है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप ऐसे याद रखेंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये जो मैम ट्रिक्स बता रही है, नंबर बता रही है, ये हमको ऐसे याद नहीं होंगे, लेकिन आप जब भी याद करें आप बार बार यही ट्रिक लगा लगा के याद करें तो आप कोई नंबर नहीं भूलेगा। वरना एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 4 डिग्री 8 मिनट कर दें। ऑप्शन में तो चलिए ठीक है, लेकिन जब मेंस का आंसर लिखना होगा तो वहां तो आपको एग्जैक्ट नंबर याद होनी चाहिए ना, वहां तो ऑप्शन नहीं आएगा। इसलिए जब भी ऐसे लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं तो वहां पे हमको कोई ना कोई ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ठीक। अब जैसे 37 डिग्री 6 मिनट है तो यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है।
और उसमें 1 करने से 37 मिनट होता है। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। फिर इसके बाद अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है हमारा 68 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ। जब भी आप लिखेंगे आप 6 7 8, जब भी आप लिखेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे 6 7 8, तो आपको ये नंबर कभी नहीं बोलेगा और आपको ये डिग्री याद रहेगी कि इसका आंसर क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये पॉइंट कौन सा है, इसको हम गुहार मोती लेते हैं। गुहार मोती के अलावा सर क्रीक भी लेते हैं। मतलब आप अपनी कॉपी में ये सारी चीजें साथ में लिखते हुए चलिए, गुहार मोती और इसके अलावा सर क्रीक या गौर मोता भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या डिग्री है हमारी, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो प्लेस है हमारी ये कौन सी है, किबिथु। किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट याद हो गए, कौन कौन सी प्लेस है वो याद हो गई। इसके अलावा अगर इन्हीं, यहाँ पे वो क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आपको डिग्री पता है और मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है और पीएससी जनरली यूपीएससी के क्वेश्चंस को कॉपी करता है। तो आप क्या आंसर लेंगे, अगर गुहार मोती या सरक्रीक मेरा गुजरात में है और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और गुहार मोती वेस्टर्न मोस्ट, मतलब गुहार मोती गुजरात में लाई करते हैं तो गुजरात हमारा वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। अगर हमको पॉइंट नहीं पता होंगे तो फिर हमारे, अगर हम इमेजिनेशन के हिसाब से टिक करेंगे तो फिर कई सारे आंसर आ सकते हैं। हम अरुणाचल प्रदेश भी ले सकते हैं, मणिपुर भी ले सकते हैं, नागालैंड भी ले सकते हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट पता है कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट में है और वो किबिथु नाम की जगह अरुणाचल प्रदेश में, मतलब इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आप इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इंडिया का इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सारे क्वेश्चन या सारे ऑप्शंस बताओ। तो हम इस सीरीज में ये भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन क्वेश्चन के आपको आंसर नहीं आते तो आप कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, एलिमिनेट करने के तरीके से कैसे आप आंसर पे आ सकते हैं, ठीक। तो अगर इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। अब अगर ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मेरा बिल्कुल सही है तो मैं डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि डी में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड में ही इट इज लोकेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी हमारा सही है, मतलब 1 2 सही होंगे, तो मेरा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब मैं किस में आ रही हूँ, ए और सी में। ए और सी में देखिए 1 2 4 ये तीनों कॉमन है, 1 2 4। अब यहाँ पे मतलब मेरे को, अगर मेरे पास टाइम कम है तो मैं फोर्थ ऑप्शन तो मैं देखूंगी भी नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि फोर्थ दोनों में है, मतलब फोर्थ तो सही होगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है बस मुझे उसी को देखना है और आगे बढ़ना है कि थर्ड ऑप्शन सही है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन कौन सा है, इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द लिटिल निकोबार आइलैंड। अब देखिए आपको आइलैंड का भी क्रम पता होना चाहिए कि कौन कौन सा आइलैंड है। तो मैं, अगर इसको आप लिखी हो तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे आइलैंड का आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं करे हैं तो एक बार उसको रिवाइंड करके ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लीजिए और जैसी मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसको साथ में लिख दीजिए, जिससे आपके पास एक एक टॉपिक के अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं, ठीक है। तो अगर मैं आइलैंड की बात करूं, अंडमान निकोबार आइलैंड की हम देखो, जिन्हें हम एमराल्ड आइलैंड्स भी कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में सबसे पहले आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अंडमान है, फिर आप आएंगे तो आपका मिडिल अंडमान है, इसके नीचे आएंगे तो आपका सदर्न अंडमान है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान हो गया, मिडिल अंडमान हो गया, साउथ अंडमान हो गया, इसके बाद ये 3 अंडमान हो गए, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है लिटिल अंडमान, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारा एक पैसेज है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। अब हमने 10 डिग्री चैनल के बारे में पढ़ा है कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को। तो लिटिल अंडमान के बाद यहाँ पे हमारा एक पैसेज है, आप इसी स्ट्रक्चर में इसको बना के चलिए, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है। अब 10 डिग्री चैनल के नीचे हमारे निकोबार आइलैंड शुरू होते हैं। निकोबार आइलैंड याद करने की एक ट्रिक है, जैसे हम कॉलेज को, बिलासपुर को अगर हम लिखे तो हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, बीएसपी। इसी तरह से हम कॉलेज को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सीएलजी, ठीक। तो यहाँ पे सी लिखिए, यहाँ पे एल लिखिए, यहाँ पे जी लिखिए,
तो सी से जो हमारा आइलैंड है उसका नाम क्या है? कार निकोबार। फिर एल से अगर बात करें तो लिटिल निकोबार, और अगर जी से बात करें तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब ग्रेट निकोबार देख बताइए, CLG में सबसे नीचे क्या आ रहा है? ग्रेट निकोबार आ रहा है। तो अब अगर आपको सीक्वेंस पता चल गया तो यहां से तो आपका आंसर आ जाएगा कि अगर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और सदर्न मोस्ट जो तीनों निकोबार में जो आइलैंड है हमारा वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, मतलब इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड होगा। और आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट लिटिल निकोबार में, लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आपको सपोज ये वाला आंसर ही पता है, थर्ड वाला कि इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में, तो भी आप अगर आपको थर्ड ऑप्शन पता है कि ये बिल्कुल क्या है, गलत स्टेटमेंट है, तो भी आप बी और सी को एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो हम ये वाली सीरीज में ये चीजें भी देखेंगे कि क्वेश्चन के आंसर पे हमें कैसे आना है, अगर सब नहीं आता है तो भी, क्योंकि कोई भी देखिए जितने लोग एग्जाम निकालते हैं सबको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको टोटल एग्जाम में, तो 60% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाले सारे बच्चे बना लेंगे, लेकिन वो 60% क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद के जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो थोड़े टफ होते हैं और जो थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं वही सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है, वो क्वेश्चन हर किसी के लिए टफ होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन में जो वो गेम खेल जाता है वो उस पार निकल जाता है। तो हमें वो तरीका सीखना है ना, तो वो हम इस सीरीज के बाद मैं बिल्कुल अश्योर्ड होकर आपको कह रही हूँ कि ये तरीका आपको प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर ही बताऊंगी, आंसर पे कैसे आना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाई उसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मतलब कि जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके बारे में दिए गए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे फटाक से बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे अगर ये मैं इंडिया का मैप बनाऊं, अच्छा मैप नहीं बना है पर फिर भी जो हमारा 82.5 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है ईस्ट, अच्छा इसमें हमेशा देखिएगा इंडिया जो है वो 0 डिग्री वाली जो लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्ट तरफ लाई करता है, मतलब इंडिया हमेशा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा। और अगर इक्वेटर के ऊपर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर लॉन्गिट्यूड बोलेंगे तो हमेशा यहाँ पे ईस्ट लिखा होना चाहिए, मतलब इसका ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नंबर का ध्यान नहीं देना है, ईस्ट या वेस्ट लिखा है ये भी देखना है। और जब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे यानी कि अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भी ये देखना है कि नॉर्थ लिखा है कि साउथ लिखा है, तो इसमें हमेशा आंसर नॉर्थ होगा, मतलब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो वेस्ट और साउथ वाले जो भी ऑप्शन होंगे उसको आप डायरेक्ट एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हैं अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देखिए हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से कितना उसकी डिग्री है 82.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ से पास होती है, तो 5 स्टेट से पास होती है। 5 किन किन स्टेट से पास होती है उसकी ट्रिक है, यूपी इन कोमा, यूपी इन का कोई मतलब नहीं है, यूपी इन कोमा। यूपी में उत्तर प्रदेश, सी से आपका छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, एम से है आपका मध्य प्रदेश और ए से है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, ये बस आपको स्टेट्स याद रहे उसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ कि यूपी इन कोमा आप याद रखिए, जिनको नहीं याद है वो याद कर सकते हैं। अब अगर मैं इसका सीक्वेंस जमाऊं तो आपका यूपी तो सही सीक्वेंस है, यूपी सबसे पहले है। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो एमपी आता है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब यूपी और एमपी ऊपर वाले इसमें भी सही है, इसमें भी वही होगा, बीच वालों का बस सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और इसके बारे में हमको क्या जानना है, कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैं 2 मिनट में बता देती हूँ। अगर मैं 0 डिग्री से अगर मैं इधर 1 डिग्री जा रही हूँ तो अर्थ कितना टाइम चेंज हो रहा है, 4 मिनट का। ठीक है, अगर 82.5 डिग्री है मतलब कितना आगे मैं आऊंगी, 82.5 इंटू 4 मतलब कितना, 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। 330 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 5.5 घंटे आ जाएगा, मतलब हम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, ये ऐसे आता है सबको, लेकिन जिन्हें नहीं आता बस उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन करवाई हूँ। अब देखिए जितनी इंफॉर्मेशन अभी हमको पता है इसके हिसाब से हम देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।
भारतीय मानक मध्याह्न समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सही है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये भी सही है। अब देखिए ऐसे तो हमने सारे स्टेट्स लिए हैं कि जो हमारी 82.5 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है ये कहां से क्रॉस होती है, तो 5 स्टेट से होकर गुजरती है। लेकिन अगर जैसे मैं मिर्जापुर यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मिर्जापुर एक तरह से आप बोलिए तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक फेमस सिटी है और वो सबसे पहले जो ये आपका लॉन्गिट्यूड है ये उत्तर प्रदेश को ही क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मिर्जापुर ले रहे हैं। तो अगर ये मिर्जापुर भी स्टेटमेंट में है मतलब ये सही है। आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन डायरेक्ट लिखी है, तो ये ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। भारतीय मानक मध्याह्न समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये भी मेरा सही हो गया। अब मेरे को अगर 3 ऑप्शन पता है, मतलब 1 2 3 सब में होना चाहिए, तो मैं सी को एलिमिनेट कर देती हूँ, बी को एलिमिनेट कर दी। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ए और सी। अब देखिए ए और डी बच रहा है। ए और डी में से कई बार ऐसा होगा कि आप 50-50 में अटकेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, भारतीय मानक मध्याह्न रेखा 7 भारतीय राज्यों से गुजरती है। अगर आपको यूपी कोमा नहीं याद है या ये वाली चीज सपोज आपको नहीं याद है कि 5 राज्यों से गुजर रहे हैं या 7 राज्यों से, और आप अटक रहे हैं किसमें, ए और डी में, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देखिए आप मतलब आप लोगों में से जिन लोगों ने भी अटेम्प्ट्स दिए होंगे पहले आपने देखा होगा कि अगर हम जब हम क्वेश्चंस को मतलब बहुत ज्यादा सेफ खेलने के चक्कर में सॉल्व करते हैं कि नहीं मैं बहुत कम अटेम्प्ट करूंगी और मुझे जो आते हैं वही अटेम्प्ट करूंगी, तो देखिएगा उस साल का आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया होगा। और जब आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आपका स्कोर भी अच्छा बनता है। तो क्वेश्चन पेपर में रिस्क लेना है। अगर आप कम अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लेने की कोशिश करें, और ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 50-50 में अटक रहे हैं, वो क्वेश्चन तो आपको डैम श्योर अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वरना ऐसे करेंगे तो फिर एकदम शॉर्ट में जाएंगे तो मतलब सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज अगर यहाँ पे नहीं भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर हमें तो आता है, हमने देख लिया है कि 5 स्टेट से निकलती है, मतलब कि ये 4th स्टेटमेंट मेरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन है वो सब नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ये कि मैच द फॉलोइंग एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया विद देयर करेक्ट लोकेशंस। करेक्ट लोकेशंस मतलब कि यही जो हमने पहले देख लिया है, तो अब तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वो क्या था, इंदिरा कोल था। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वो कौन सा था, सदर्न मोस्ट टेरिटरी हमारी कौन सी थी, कन्याकुमारी। फिर इसके बाद अच्छा मुख्य भूमि, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि में, तो इसमें फिर हम कन्याकुमारी लेंगे। मतलब ये आपको देख के चलना है ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो अगर सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का बोल रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा कन्याकुमारी। अच्छा भी देखिए 2 ही चीजें पता है तो क्या आपका आंसर निकल सकता है क्या। ए का आंसर क्या है, ए का ऑप्शन 2 होगा। देखिए ए का 2 किस में है, बी में है और ए में है, मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया, डी गलत हो गया। सपोज तीसरा आपको पता है कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, मतलब कि सी का 3 है। सी का 3 किसमें, ये तो हमारे गलत हो गए। इसमें सी का 3 है, इसमें सी का 1 है। तो देखिए अब आपको बाकी ऑप्शंस में जाना भी नहीं है और आपका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अगर पता है तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं पता है तो अगर आपको 1 2 पॉइंट भी आते हैं तो आप इस तरीके से अपने आंसर पे आ सकते हैं। मैं बाकी के रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है। मतलब अगर ये हमारा इंडिया है तो पूछ रहा है कि ये लेंथ कितनी है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक की। अब देखिए इसका इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये फैक्चुअल है, या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वहां पे अटेम्प्ट करिए, लेकिन ये जनरली जो 1 लाइनर होते हैं अगर उसमें आप चारों में अगर आप कंफ्यूज हैं तो, और वैसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, अगर चारों में कंफ्यूजन तो इसको छोड़िए, अगर आ रहा है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे अगर मैं देखिए तो इसका आंसर जो है वो हमारा 3214 है। अब ये जो 3214 है मतलब नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है, इसको हमको जब भी मैं ये नंबर लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब कभी मैं 3214 ऐसे याद करूंगी तो इतने आसान नंबर नहीं है कि याद हो जाएंगे, तो मैं जब भी लिखूंगी तो 1 2 3 4 ऐसे लिखूंगी, तो मुझे ये 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ है ये याद रहेगा। फिर एक और नंबर आपको दिख रहा है 2933, ये आपका क्या है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है। फिर आप 15,200 देखेंगे तो ये स्थल सीमा है, लैंड बॉर्डर है इंडिया का जो कि 15,200 किलोमीटर का है।
फिर आप ये अगर 11,099 किलोमीटर देखेंगे तो ये आपकी तट रेखा है। तट रेखा की लंबाई अभी बढ़ी है, आगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे। ये आपका ऐसे देखें, एग्जैक्ट देखें तो 11,098.81 किलोमीटर है जो आपकी तट रेखा है। और इसकी लंबाई अगर मैं बोल रही हूँ कि पहले कुछ 7516 के आसपास थी और अभी 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जिसको हम राउंड ऑफ में 11,099 याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुई होगी? क्या इंडिया ने नए आइलैंड एक्वायर कर लिए हैं? नहीं। अगर तट रेखा हमारी बड़ी है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकता है? दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला तो ये देखिए, आपके पास जो पहले फोन हुआ करता था, आज से लगभग समझ लीजिए 10 साल पहले, उस फोन का रेजोल्यूशन कैसा था? मतलब किस क्वालिटी के फोन आते थे, अभी किस क्वालिटी के फोन आते हैं? अभी जो आपके पास कैमरा है उसका रेजोल्यूशन ज्यादा अच्छा है ना, मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। तो उसी तरह से जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनका भी रेजोल्यूशन इंप्रूव हुआ होगा। तो जब रेजोल्यूशन हमारा इंप्रूव हुआ है तो हम वो जो पोस्ट में अगर कोई चेंज आया है, या सपोज मैं पोस्ट की पिक्चर दूर से ले रही हूँ, थोड़ी ब्लर आ रही है, अब मेरे पास क्लियर कैमरा है, तो अगर उसमें स्लाइड में वेरिएशन है तो वो मैं जूम इन कर सकती हूँ ना, तो मुझे फिर उसकी एग्जैक्ट लेंथ पता चलेगी। तो पहला हमारा टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास सुपीरियर क्वालिटीज की कैमरा है, जिस वजह से हम जो कोस्ट लाइन में इंप्रूवमेंट है वो देख सकते हैं। दूसरा, वेव की एक्टिविटी होती है। जैसे मेरा कोस्ट है ये, अब ये कोस्ट मेरा सीधा नहीं होता, ये ऐसा ऐसा होता है। अब इसमें कोई वेव है, जैसे इसी का एग्जांपल लीजिए, ये मेरा कोस्ट है और यहाँ से वेव आ रही है, वेव आ रही है, तो ये कोस्ट अभी सीधा है, तो वेव की वजह से ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब ये सीधा नहीं होके क्या हो रहा है, थोड़ा इसमें इंटरनल एक्टिविटी की वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर कोई चीज सीधी है और फिर ये ऐसे से ऐसे हो जाएगी तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना। मतलब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी और इसकी कंपेरेटिवली अगर मैं इतना पोर्शन देखूं तो इसकी लेंथ तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारी कोस्ट लाइन में इंक्रीज आया है। ठीक है, इसमें हम आंसर है, आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें देखिए, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट इंडियन स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी, वो इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो हमारी, वो 8 इंडियन स्टेट से होके गुजरती है। सबसे अगर वेस्टर्न मोस्ट बात करें तो हमारे जो स्टेट है वो गुजरात है, और हमें ये 8 स्टेट्स पेयर में याद रखने हैं, मतलब 2-2 के 4 पेयर याद रखने हैं। तो गुजरात के साथ में याद करूंगी राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान है, फिर इसके बाद एमपी, और एमपी के साथ में छत्तीसगढ़ याद करूंगी, इसके बाद में झारखंड और वेस्ट बंगाल याद करूंगी, इसके बाद लास्ट में त्रिपुरा और मिजोरम याद करूंगी। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, इनको एक साथ याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है। गुजरात के बाद राजस्थान, इन दोनों को एक साथ, फिर एमपी, एमपी के साथ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और उसके साथ वेस्ट बंगाल, फिर इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। और एक और चीज इसमें है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ है तो वो सबसे ज्यादा है हमारी मध्य प्रदेश में और सबसे कम जो है हमारी वो राजस्थान में। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट इंडियन स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, मतलब कर्क रेखा कौन सा पूर्वी भारतीय राज्य जिससे होकर गुजरती है। तो क्या होगा आंसर? त्रिपुरा या मिजोरम में से किसका आंसर लेंगे हम? मिजोरम, क्योंकि मिजोरम ही सबसे लास्ट में है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिए, मणिपुर और असम को तो आप हटा सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा और मिजोरम में अगर आपने सीक्वेंस में याद नहीं किया है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और अगर वैसे भी इंडिया का अगर स्टेट्स वगैरह का मैप क्लियर है तो भी आप इसका आंसर लेके आ सकते हैं कि क्या है, मिजोरम है। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विद देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। अभी शायद 24 का प्रीलिम्स का पेपर है जिसमें एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हल्के में नहीं लेने के, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं। तो मतलब जो भी स्टेट का नंबर है, यूनियन टेरिटरी का नंबर है, फिर आपके कौन कौन से स्टेट्स हैं, उनकी क्या कैपिटल है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। कई बार कुछ चीजें हमें लगता है कि बहुत इजी है और हम उसको स्केप करते रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि यूनियन टेरिटरी को उनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल से बताइए। तो टोटल यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारी? ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है, मतलब रीजन वाइज हम याद करते हुए चलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, फिर वहीं पे सटी हुई 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हमारी? चंडीगढ़ और दिल्ली। फिर 2 जो हमारी आइलैंड वाली है, यहाँ पे लक्षद्वीप,
यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं जहाँ पे फॉरेन कल्चर का इन्फ्लुएंस था, पुडुचेरी जो कि फ्रांस की पहले कॉलोनी थी, और दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली जो किसकी थी, पुर्तगीज का जहाँ पे इन्फ्लुएंस था। तो वैसे करके हमको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक साथ, फिर उसके बाद चंडीगढ़ और दिल्ली, फिर नीचे में 2 आइलैंड वाले, एक तरफ लक्षद्वीप और दूसरी तरफ अंडमान एंड निकोबार, और 2 कौन कौन से, पुडुचेरी और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, मतलब देखिए यूनियन टेरिटरी भी देखिए यहाँ पे दोनों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कैसे हैं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इनकी, इस वजह से इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। पुडुचेरी और दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को क्योंकि फॉरेन कल्चर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस था और हमारे साथ उनकी यूनिटी बनी रहे, तो जरूरी है ना कि वहां पे ऐसी सरकार रूल करे जो मतलब इन्हें एसिमिलेट करके रख सके। ठीक है, तो इस वजह से ये बनाए गए। आपका जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है, इस वजह से कोई यूनियन टेरिटरी है। फिर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की भी अपनी अपनी बॉर्डर के कारण स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। तो मतलब जितनी भी यूनियन टेरिटरीज बनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनको यूनियन टेरिटरी आखिर बनाया क्यों गया है ना। तो इसकी कैपिटल देख लेते हैं फटाफट। जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल क्या है, समर से याद रखना है श्रीनगर, मतलब SCS, मतलब जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी डिटेल में क्लास होगी तो अपन समझेंगे कि क्यों ऐसा किया गया था। फिर इसके बाद विंटर कैपिटल हमारी कौन सी है, जम्मू है। तो अगर मुझे पहला पता है, ऑप्शन में है क्या, हाँ, कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या है, श्रीनगर, और विंटर कैपिटल जो है हमारी वो कौन सी है, जम्मू है। मतलब कि ई का आंसर 5 है। तो ई का 5 किसमें किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब मेरा सी तो चलो एलिमिनेट हो गया। फिर दूसरा मैं जाऊं किसमें, लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल मेरी लेह है, तो मतलब कि ए का क्या हो गया आंसर, 2 हो गया। तो ए का 2 किसमें है, ए का 2 इसमें है, ए का 2 इसमें, मतलब मेरा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ आपके ऑप्शन में नहीं है। दिल्ली की, न्यू दिल्ली, वो छोड़ दीजिए। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है हमारी, दमन है, तो मतलब डी का क्या होगा, 4। तो डी का 4 किसमें है, डी का 4 इसमें है, और ये तो डी का 4 इसमें भी है। ठीक है, मतलब मेरा ए और डी में से मेरे को देखना है, बी का 1, सी का 3, और यहाँ पे बी का 3, सी का 1। ठीक है, अब मेरी लक्षद्वीप जो है इसकी कैपिटल क्या है, कावारत्ती है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की हमने देख ली, चंडीगढ़ और दिल्ली की देख ली, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली की दमन है। फिर इसके बाद पुडुचेरी की आपकी पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की हमारी क्या है, लक्षद्वीप की कावारत्ती, मतलब कि बी का 1, बी का 1 किसमें है, इसमें है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अंडमान एंड निकोबार बचा है, इसकी जो कैपिटल है हमारी वो पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर का जो न्यू नाम है वो श्री विजयपुरम है। कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम चेंज किया जब वो वहां विजिट के लिए गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का न्यू नाम है। और श्री विजयपुरम जो नाम पड़ा है वो आपका मेरी जो आजाद हिंद फौज थी और फिर उससे रिलेटेड जो विक्ट्री हुई थी वहां पे, ठीक है, उससे रिलेटेड है कि पहली बार हमें जो विजय मिली थी वो यही मिली थी, इस वजह से उसका नाम श्री विजयपुरम रखा गया। अब देखिए भारतीय समुद्र तट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है। अब जिन लोगों ने भी अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया है वो क्या करेंगे, इसको सही मान लेंगे, ये पहले वाला डेटा है, तो इसलिए आपको अपडेशन भी रिक्वायर्ड है। अब आपको अभी पता है फिलहाल कि पहला जो ऑप्शन है मेरा वो क्या है, गलत है, तो आप यहीं से इसको सॉल्व। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब ये सब चीजें कर रहे हैं तो साथ में ना इसको अंडरलाइन करते हुए चलिए कि करेक्ट बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट बोल रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट में अगर हम देखें तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आपका एलिमिनेट हो रहा है, ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो रहा है, बी एलिमिनेट हो रहा है, फिर आपके पास सी बच रहा है और डी बच रहा है। डी बोल रहा है मतलब नन ऑफ द वे, मतलब इसमें से कोई करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए, भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और जो आपकी पूरे तट पर गंगा, गोदावरी और महानदी जैसी प्रमुख नदियों का डेल्टा है। तो अगर मेरे को ये वाला तो ज्यादा फैक्चुअल, अगर मेरे को ये नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत ये वाला थर्ड स्टेटमेंट जो है इजी है कि जो हमारी पूर्वी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो पश्चिमी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां कौन कौन सी, नर्मदा, तापी, ये क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
एस्चुरी मतलब जहाँ पे पानी आपका सीधे कहाँ मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, और डेल्टा में वो सेडिमेंट्स के साथ आता है, तो यहाँ पे ऐसे फैन शेप का डेल्टा बनाता है, और फिर उसके बाद से जो नदी है वो समुद्र में मिलती है। तो थर्ड ऑप्शन तो मेरा सही है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी वाला तो गलत हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 2 and 3। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और सबसे छोटी जो तटरेखा है, और अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो ये आपके एक्सप्लेनेशन में दिया है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो सबसे छोटी तटरेखा है वो गोवा की है, और अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें, अभी तो हम स्टेट्स की बात कर रहे थे, तो स्टेट के टर्म्स में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और गोवा की सबसे छोटी है। लेकिन अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इसकी सबसे लंबी तटरेखा है, और जो शॉर्टेस्ट है वो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 600 से ज्यादा आइलैंड है। जब आइलैंड है तो उसकी जो कोस्ट लाइन होगी वो भी लंबी होगी ना, मतलब कोई एक ऐसा आइलैंड है तो फिर मैं उसकी तटरेखा तो पूरी इधर चारों तरफ की कैलकुलेट करूंगी ना, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका देख लीजिएगा जो भी आंसर है। अब इस क्वेश्चन में विच कंट्री शेयर्स इट्स लैंड इट्स बॉर्डर विथ बोथ अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके बॉर्डर से रिलेटेड है कि मतलब कौन से देश का बॉर्डर भारत के कौन कौन से राज्यों से लगता है। तो इसलिए ट्रिक है, ध्यान से आप यहाँ पे उसको देखिएगा और नोट करिएगा, ठीक है। अगर हम भारत के बॉर्डर की बात करें, ठीक है, कि भारत की जो स्थल सीमा है वो कौन से देशों से लगती है, भारत के कौन से राज्य को कनेक्ट करता है, इसकी ट्रिक है जिसका नाम है बचपन में, जिसमें MA का कोई मतलब नहीं है, MBA। बी से हमारा है बांग्लादेश, और ये सीक्वेंस में है, मतलब बी से मतलब बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे बड़ा है, और लगभग आपको नंबर नहीं याद रखना है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ 4096 किलोमीटर है शॉर्ट। फिर 4 से चाइना है, चाइना का सेकंड लॉन्गेस्ट आपका बॉर्डर है। पी से पाकिस्तान है, फिर ना से आपका नेपाल है, नेपाल का शायद 1751 है कुछ, और चाइना और पाकिस्तान में से शायद इसका 3323 है, इसका देख लीजिएगा। और म्यांमार का मतलब MBA में से कुछ नहीं है, MBA में देखिए, MBA में M से म्यांमार है जिसकी बॉर्डर लेंथ मेरी 1643 है। फिर इसके बाद B से भूटान है, भूटान की 699 है। फिर इसके बाद अफगानिस्तान है जिसका सबसे छोटा बॉर्डर है यानी कि 106। अब देखिए जनरली हम जब बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारे सामने न्यूज में अफगानिस्तान का डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि वहां से क्या है हमारा POP वाला एरिया लगता है, तो हमें ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है कि नहीं, लेकिन बहुत छोटी सी सीमा है। देखिए 106 किलोमीटर की जो अफगानिस्तान का इंडिया से बॉर्डर बनाती है। तो जो आपके क्वेश्चन जहाँ पे आपको ट्रैप करते हैं वो ऐसी जगह नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमको सीक्वेंस याद हो गया, बचपन में MBA। अब इसके बाद कौन कौन से स्टेट है, जो कौन कौन से देश हैं जो कितने राज्यों को टच करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो शुरू के जो 4 देश हैं बचपन, ये क्या करते हैं, इंडिया के 5 स्टेट्स को टच करते हैं। आपको बस इतना पता है तो इसके आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश किसको किसको टच कर रहा है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आप जाएंगे तो असम, असम के बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर सबसे बड़ा है और सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका त्रिपुरा का है। ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल के साथ मतलब बांग्लादेश इंडिया के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें से सबसे लंबी सीमा है जो पश्चिम बंगाल की है और सेकेंड लंबी सीमा हमारी त्रिपुरा की है। फिर अगर मैं चाइना की बात करूं, मतलब जैसे ये वेस्ट बंगाल वाला स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे मेरा वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे असम हो गया, इधर पे मेघालय हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे मिजोरम हो गया। अब मैं दूसरा स्ट्रक्चर चाइना का ड्रॉ कर रही हूँ, ये यहाँ पे हमारा ऐसे चाइना है, ठीक है। तो आप बताइए सीक्वेंस से शुरू करिए, क्या आएगा, क्या चाइना में जम्मू एंड कश्मीर ऐड होगा कि नहीं, तो जम्मू एंड कश्मीर चाइना के बॉर्डर को टच नहीं करता है। आप जहां पे चाइना कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है लिख रहा है, वहां पे ये चीज अलग से लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर लिखिए और वहां पे क्रॉस बनाइए,
कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ चाइना का बॉर्डर नहीं लगता, चाइना का बॉर्डर सीधे लगता है किससे, लद्दाख से। लद्दाख के बाद अगर हम नीचे उतरेंगे तो कौन सा स्टेट आएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, 3 हो गए। फिर इसके बाद इधर अगर हम जाएं तो यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम के बाद अगर इधर जाएं तो अरुणाचल प्रदेश। तो 5 हो गए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना जो है 5 राज्यों, 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी, मतलब सिर्फ राज्य नहीं बोल रही हूँ, लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये 5 से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर ले तो ऐसा बॉर्डर है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे क्या है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर इसके बाद पंजाब, फिर यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, और ऊपर में ले लें तो लद्दाख। ये जो 5 है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच दिख रहा है, लेकिन आप अपने जो नोट्स रेडी कर रहे हैं उसमें प्रॉपर अच्छे से करिए, या हो सके तो वीडियो को पॉज करके, लेकिन ये स्ट्रक्चर बना के इसको लिखिए, उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। हम जितना पिक्चराइज्ड फॉर्म में चीजों को देखते हैं, हमें चीजें उतने अच्छे से याद रहती हैं। और इसकी एक ट्रिक भी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुजरा राज पंजाब का, है ना, जिसमें गुजरा में लिख लीजिए, या तो नहीं समझ में आया हो तो गुजरा राज पंजाब, पंजाब का। अब ये पहली की ट्रिक है, तो इसमें लद्दाख नहीं बाइफरकेटेड था, तो गुजरात से गुजरात, राज से राजस्थान, पी से पंजाब से पंजाब, और का से कश्मीर लेते थे। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों आप ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा कौन सा, नेपाल, ठीक। तो अब नेपाल को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये आपका नेपाल है। नेपाल भी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, शुरू के 4 वाले 5 से कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिखिएगा, 4 से 5, मतलब शुरू के 4 वाले 5 राज्यों से सीमा साझा करें। आप ऐसे लिखेंगे ना तो ये अच्छे से आपका कवर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाए तो क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे यूपी है, फिर यहाँ पे बिहार है, फिर यहाँ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे सिक्किम है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं है ना, सॉरी, इसको हटा दीजिएगा। मतलब नेपाल का बॉर्डर है हमारा जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर में सिक्किम है, मतलब ऐसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिक्किम है और इधर वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला पोर्शन है। तो कितने हो गए, 5 हो गए। फिर मैं म्यांमार में जाऊं तो म्यांमार 4 के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से, ये तो सबसे ईजी है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, फिर मणिपुर, और यहाँ पे फिर मिजोरम, ठीक है। फिर भूटान में जाओ तो भूटान में भी 4 है, कौन कौन से, यहाँ पे अगर मैं ऐसा भूटान बना दूं तो यहाँ पे मेरा सिक्किम है, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल का वही दार्जिलिंग वाला पोर्शन, यहाँ पे मेरा असम है, फिर इधर जाऊंगी मैं तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। तो वेस्ट बंगाल 4 से, और अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ 1 से, कौन सा, पीओके, लद्दाख वाला एरिया। अब बताइए विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बोथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल कर रहे हैं क्या, नेपाल का हमने कहा देखा था, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यहाँ पे सिर्फ आपका सिक्किम आ रहा है, मतलब कि नेपाल नहीं होगा। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश कहाँ बनाए थे, बांग्लादेश देखिए, तो यहाँ पे आपका ना तो सिक्किम है और ना ही अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। फिर सी ऑप्शन देखिए, इसमें भी आपका अरुणाचल प्रदेश तो है लेकिन सिक्किम नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, चाइना। मतलब कि जो आपका चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक। देखिए चाइना आंसर है। अब देखिए अरेंज निम्नलिखित देशों को भारत के साथ उनकी स्थल सीमा की लंबाई की घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब केक वॉक है, अगर आपने वो वाली ट्रिक ध्यान कर ली है। कौन कौन सी, बचपन में एमबीए, ठीक, बचपन में एमबीए, मतलब कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। इसमें देखिए बी से हम, इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए घटते क्रम में, मतलब सबसे लंबा जो बॉर्डर होगा वो सबसे पहले होगा, इसके बाद घटता क्रम, मतलब सबसे पहले आपका बांग्लादेश आएगा, मतलब ये आपका पहला है, फिर इसके बाद चाइना आएगा दूसरे नंबर पे, फिर आपका पाकिस्तान आएगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे नेपाल आएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 3 4,
2 1 3 4 कहाँ है, बी ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप अगर थ्योरी को अच्छे से करें तो ये फिर उसमें कितना भी घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे दे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। देख लीजिए आंसर है, देख लीजिएगा इसकी स्टिकर वगैरह। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मैरीटाइम नेबर्स ऑफ इंडिया बट डू नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर। अभी हमने लैंड बॉर्डर की जो हमारी 7 कंट्रीज थी वो हमने ऊपर देख ली। अब नीचे में हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज हैं जो मैरीटाइम बॉर्डर हमारे साथ शेयर करती है, यानी कि जलीय सीमा लगाती है। कौन कौन? यहाँ पे हमारा मालदीव्स है और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। तो अगर आपको मालदीव्स और श्रीलंका, मतलब ये ऐसे फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपका श्रीलंका और मालदीव 1 और 2 ऐसे ही आपका ये आंसर होगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मॉरिशस पता है तो मॉरिशस थोड़ा और वेस्ट में लाई करता है ना। और दूसरा अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार क्या है, हमारा लैंड बॉर्डर, स्थल सीमा हमारे साथ लगाता है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट भी करेंगे तो आप 3 में ऐसे बचते हैं, मतलब 3 में आप फंस सकते हैं। तो आपको मॉरिशस का पता होना चाहिए कि मॉरिशस को हम स्थल सीमा में अपने मिलेंगे, मालदीव्स को लेंगे, ठीक। इसको पता चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का समुद्री पड़ोसी देश है लेकिन भूमि साझा नहीं करता। ये वही है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा इसको। मलक्का जलडंबू मध्य में भारत की नौसैनिक उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट किसको कहते हैं और स्थमस किसको कहते हैं। स्ट्रेट मतलब जल संधि, मतलब जैसे मैं मलक्का स्ट्रेट की बात कर रही हूँ, तो मलक्का स्ट्रेट है हमारी, यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है और यहाँ पे मलय पेनिनसुला है जो कि मलेशिया का पार्ट है, और यहाँ पे सुमात्रा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, मलक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलक्का जल संधि है। जल संधि उसको कहते हैं जो 2 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह से हम इस्थमस किसको कहते हैं, जो बड़ी बड़ी 2 लैंड के टुकड़ों को कनेक्ट करती है। जैसे हम इस्थमस ऑफ पनामा पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, मतलब नॉर्थ अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका पूरा महाद्वीप, इन दोनों को एक पतली सी स्ट्रिप है जो जोड़ती है, उसको हम इस्थमस बोल रहे हैं। और स्ट्रेट किसको बोल रहे हैं, जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे हमारी सुमात्रा है, तो लक्षद्वीप तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। मिनी कॉय भी लक्षद्वीप का पार्ट है, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर रामेश्वरम तो थोड़ा मेरा जैसे इंडिया है तो यहाँ पे है, लेकिन अंडमान निकोबार तो अंडमान, यहाँ पे रामेश्वरम है लेकिन अंडमान निकोबार तो यहाँ पे है ना, तो मैं रामेश्वरम की जगह अंडमान निकोबार को लूंगी। तो अगर स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस देखूं मैं कि मलक्का स्टेट की कौन सी द्वीप समूह के लिए है, तो वो अंडमान एंड निकोबार के लिए। इसीलिए हम वहां पे अपना एक तीनों सर्विसेज का कमांड भी तैयार किए हैं, है ना। जैसे मलक्का स्टेट है, वहां पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है चाइना वगैरह की, जिसमें हम थोड़ा सा निगाह रख सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निकोबार समूह। निकोबार क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में निकोबार नीचे है, वो उसकी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, तो निकोबार आंसर है। अब इसके माते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स इज ऑफ कोरल ओरिजिन। कोरल ओरिजिन की बात करें तो मतलब कोरल आइलैंड्स जैसे अंडमान द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह प्रवाल मूल का है। और एक दूसरा है वॉल्केनिक ओरिजिन, मतलब हमारे इंडिया में देखिए तो 2 ही आइलैंड है, एक तरफ हमारे अंडमान एंड निकोबार है जो हमारे वॉल्केनिक आइलैंड है। वॉल्केनिक आइलैंड मतलब कि जो नीचे जैसे अर्थ के अंदर क्या है, वॉल्केनो वगैरह फटते हैं, तो वो जहाँ पे हमको समुद्र दिख रहा है उसके नीचे भी तो अर्थ का क्रस्ट है ना, भूपर्पटी है, तो वहां से भी ज्वालामुखी फटते हैं, तो वो जो मलबा इकट्ठा होके फिर ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से जो हमारा माउंटेन बना है वो वॉल्केनिक है। और फिर वही जो माउंटेन है वो अगर पानी की सतह से थोड़ा ऊपर आ गया तो उसको हम आइलैंड बोल रहे हैं। तो जो अंडमान निकोबार है वो वॉल्केनिक आइलैंड है और जो हमारा लक्षद्वीप है वो कैसा है, कोरल आइलैंड है। तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब इसके बाद देखिए यही आंसर है, देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ टोटल ऑफ 26 स्टेट्स एंड 69 टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद 7 डिफरेंट, ये तो बहुत इजी है देखिए, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है इसमें ध्यान, इसमें क्या गलत है, इसको आप सबसे पहले सर्कल कर दो। गलत कौन सा है, लैंड बॉर्डर 7 के साथ, वो तो हम देख लिए, बचपन MBA 7 लैंड बॉर्डर हो गए, तो ये आपका सही है। और 26 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी नहीं है, यही सेम स्टेटमेंट आपका PSC में भी आया है, 24 स्टेट, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट्स में यहाँ पे नहीं खुल, वो तो आप कर लेंगे, यूनियन टेरिटरीज मैंने बता दी। तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, वन ओनली। विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर अ बॉर्डर अलोंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मतलब कि
कौन सी कंट्री है जो जिसके साथ मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। तो अगर मैं भूटान को लूं तो भूटान किसी किसी सीमा साझा कर रहा था, अभी हमने देखा था सिक्किम से, सिक्किम के बाद नीचे वेस्ट बंगाल से, यहाँ पे जाए तो असम से, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से। तो ये सब तो इसमें नहीं है, मिजोरम वगैरह तो नहीं है, तो आपका भूटान कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश किसकी से रिवाइज करवा रही हूँ, है ना। बांग्लादेश में यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल था, यहाँ पे आएंगे तो असम था, फिर इसके नीचे आएंगे तो मेघालय था, फिर यहाँ आएंगे तो त्रिपुरा था, यहाँ आएंगे तो मिजोरम था। देख लीजिए वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये शायद इसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, तो हमारा आंसर सीधे क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। फिर म्यांमार में जाएंगे तो इसमें भी मतलब ये सारे स्टेट्स नहीं है, तो आपका जब डायरेक्ट आंसर आ ही गया है तो फिर ये सब ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो म्यांमार का कौन कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पे नागालैंड वगैरह तो है नहीं। फिर हमारा नेपाल था, नेपाल किसी किसी से टच करा था बॉर्डर, आपका उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे सिक्किम से, तो वो भी नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। इसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। मतलब कि कौन सा इंडियन स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंटरनेट मतलब कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपने अगर वो पहला वाला जो मैंने पूरा डिटेल में लिखा, अगर आपको वो याद है तो फिर कैसा भी, अभी ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, टफ है, ये आपसे बन जाएगा। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर को देखें। जम्मू कश्मीर किसके साथ टच कर रहा था, मैंने अलग से बोला था। सबसे पहले इधर से जाए तो पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के एंड में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख था। फिर उसके बाद दूसरा देश कौन सा आता है, चाइना आता है। चाइना के मैंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर को क्रॉस करके लिख लीजिएगा कि चाइना जो है वो लद्दाख को टच करता है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को टच नहीं करता। मतलब जम्मू एंड कश्मीर कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ, तो सिर्फ एक। फिर अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में चाइना से अगर हम आएंगे तो चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और फिर जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा था। फिर चाइना के बाद मतलब बिहार के साथ चाइना का बॉर्डर नहीं लग रहा है। फिर चाइना के बाद कौन सा देश था, नेपाल था। नेपाल किसके साथ टच कर रहा था, तो आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी और फिर बिहार फिर वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो मतलब बिहार भी एक ही देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। फिर अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में आऊं तो अरुणाचल प्रदेश का क्या आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश आपका सिक्किम के साथ भी टच कर रहा था, ठीक है। मतलब सॉरी, नेपाल के बाद अगर हम भूटान में हैं तो भूटान किसके साथ टच करता है, भूटान हमारा यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे असम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ टच कर रहे थे। मतलब अरुणाचल प्रदेश हमारा भूटान के साथ भी आ गया। फिर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में भी लास्ट में वहां पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आ रहे थे, तो वो दूसरा हो गया चाइना। फिर इसके बाद म्यांमार को ले लें तो म्यांमार में भी अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है ना। तो 1 2 3, तो मतलब अरुणाचल प्रदेश में 3 आ गए। फिर अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड चाइना के साथ भी टच कर रहा है और आपके नेपाल के साथ भी टच कर रहा है, तो उत्तराखंड में 2 हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पाक स्टेट इज करेक्ट। अब जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारी पतली सी स्टेट है इसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्टेट। अब इसके बारे में देख लीजिए, इट इज वाइडर देन द गल्फ ऑफ मन्नार, इट इज शैलो एंड नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन ऑफ लार्ज शिप, इट इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट। मतलब इट इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मतलब इन दोनों में से, ये दोनों स्टेटमेंट में तो बिल्कुल अपोजिट है, तो इन दोनों में से क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट सही होगा। मतलब ये दोनों एक साथ तो नहीं सही होंगे, तो मतलब बी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अगर हम आए कि इट इज वाइडर देन द गल्फ ऑफ मन्नार, तो अगर हम गल्फ और स्ट्रेट की बात करें तो गल्फ और स्ट्रेट में, जैसे अगर मैं बे ऑफ बंगाल का ही आपको एग्जांपल दूं तो बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ये हमारी बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी क्या है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट और बे में अगर हम खाड़ी में और अगर जल संधि में बात करें तो जो हमारी गल्फ होती है, खाड़ी होती है, बे का ही जो शॉर्ट फॉर्म है उसको हम गल्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो खाड़ी जो होती है वो हमारी स्ट्रेट की कंपेरेटिवली चौड़ी ही होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाता है कि इट इज वाइडर देन द गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब पहला ऑप्शन गलत, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा।
ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 ओनली, यानी कि इट इज शैलो एंड नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन ऑफ लार्ज शिप। यह उथला है और बड़े जहाजों के नौवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो ऐसे करके भी आप आंसर में आ सकते हैं, मतलब सब कुछ नहीं भी पता है तो थोड़ा बहुत भी पता होने से आंसर पे आया जा सकता है। इसमें देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक अलग समय क्षेत्र की मांग है। भारत के पश्चिमी भाग की तुलना में पूर्वोत्तर में सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत पहले होता है। फिर इसका बताना है आपको कि दोनों कथन सही है कि नहीं है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि जो हमने टाइम जोन वाली चीज पढ़ी थी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कहां से क्रॉस हो रही है, 82.5 डिग्री से। ठीक, 82.5 डिग्री से क्रॉस हो रही है। और ये जो है, अगर हम वेस्ट और ईस्ट दोनों पॉइंट की बात करें तो इसके बीच में क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस है। ठीक, मतलब अगर आपने भी नोटिस किया होगा, जो लोग गुजरात या मुंबई तरफ रहते हैं उनसे पूछिएगा कभी, तो अगर हम 6 बजे को बोले तो आप अगर गुजरात में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप देखेंगे तो वहां पे 6-7 बजे भी, मतलब हमारे यहाँ जब दिन ढल जाता है तब भी वहां पे हल्का वो बोदली बेला वाला समय रहता है, लगभग 7:30 बजे तक। और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में चली जाऊं तो वहां पे मतलब यहाँ के थोड़े पहले, मतलब आप 5:30 या 5:45 वाला टाइम भी देखेंगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए वहां पे 4 बजे से ही सूर्य आपका सूर्योदय हो गया है, ठीक है, और आपके ऑफिस का टाइम कैसा है, मान लीजिए 9 बजे से है, तो फिर 4 से 9 का तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। मतलब हम अगर एक देश को बिलोंग करते हैं तो हमारी सारी चीजें, सारा जो ऑफिस का टाइमिंग वगैरह है वो तो सेम चलता है। तो उसकी वजह, और हमारी सर्काडियन रिदम वाला भी एक कॉन्सेप्ट है, जो दिन के हिसाब से हमारी नींद खुलती है और जब रात होती है तो वो जो मेलाटोनिन हार्मोन वाली चीज है कि वो हार्मोन हमारा जो जब डार्क स्पेस होता है तभी सीक्रेट होता है, तो उस हिसाब से हम सोते हैं, है ना। 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला था आपका मेडिसिन का, वो इसी चीज के लिए मिला था, सर्काडियन रिदम के लिए मिला था, वो यही चीज थी ना। तो उस हिसाब से हमारी एक तो बॉडी सेट होती है। फिर वहां पे अगर जल्दी सूर्योदय हो रहा है तो वो लोग जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑफिस का टाइम है वो देर से है तो उनका सुबह का टाइम जा रहा है। फिर अगर मैं शाम की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं 7 बजे लाइट ऑन कर रही हूँ तो मुझे अरुणाचल प्रदेश में वही चीज क्या करनी पड़ेगी, और पहले करनी पड़ेगी। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी कहाँ ज्यादा हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा हो रहा है। इस वजह से डिमांड उठ रही थी कि हम इंडिया में भी, जैसे बहुत सारी कंट्रीज को हम देखें, यूएसए की, रशिया की बात करें तो यहाँ पे एक से ज्यादा टाइम जोन है, तो वैसा हम इंडिया में भी करें। लेकिन इंडिया के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये चीज इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ उतनी ज्यादा लिटरेसी और अवेयरनेस नहीं है। अगर हम अभी तो हमारे यहाँ एक टाइम है, तो भी आपने स्टेशन में देखा होगा कुछ लोग आके हमसे पूछते हैं कि भैया ये वाली ट्रेन कौन सी है। लोगों को मतलब पढ़ना नहीं आ रहा है कि इस ट्रेन का नाम क्या है। फिर आप अगर अलग अलग टाइम जोन कर देंगे तो वो चीजें थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्टीज पैदा करेगी, इसलिए अभी फिलहाल हमने वैसा नहीं किया है। लेकिन ये बात सही है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पे सेपरेट टाइम जोन की डिमांड उठ रही है, इस वजह से उसका हम टेम्परेरी सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी घड़ी को थोड़ा सा फास्ट चला दें। डे लाइट सेविंग टाइम वाला कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जैसा यूरोपियन कंट्रीज भी करती हैं कि अपनी घड़ी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हैं, तो फिर जिसलिए हम उस हिसाब से चलते रहते हैं। ठीक, तो ये आपके जो दोनों स्टेटमेंट है ये कैसे हैं, सही है। और जो आपका कारण आर है वो ए की तुलना में कैसा है, सही है। मतलब कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब यहाँ पे पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वोत्तर में सूर्योदय सूर्यास्त बहुत पहले होता है, इस वजह से वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे यहाँ एक अलग टाइम जोन है। इसके अलावा अगर टाइम जोन की बात हम कर रहे हैं तो मैं कुछ कंट्रीज बता देती हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंट्री में कितना टाइम जोन है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है बस उतना मैं बता रही हूँ। यूएसए में है 7, रशिया की बात करें तो रशिया में आपकी 11 है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जोन अगर कहीं पे है तो वो फ्रांस में है। अब फ्रांस तो छोटा सा देश है, लेकिन फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन कैसे है, अपनी ओवरसीज टेरिटरी के लिए। मतलब आप कहीं देखे होंगे जैसे रियूनियन आइलैंड है ना, इंडियन ओशन में, वो किसका है, फ्रांस का है। ऐसे कर करके बहुत सारे आइलैंड्स हैं। फ्रांस ने भी तो बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था जब ब्रिटेन ने बनाया था, ठीक है। तो फ्रांस के 12 हैं और इसकी एक और डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, अगर उसको भी हम इंक्लूड कर लें तो ऐसे 13 है। नहीं तो ऐसे ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा टाइम जोन कहीं पे है तो फ्रांस में। विच इंडियन स्टेट हैज द अर्लीस्ट सनराइज ड्यू टू इट्स ईस्टर्न लोकेशन, कौन सा होगा जो सबसे ईस्टर्न स्टेट होगा हमारा वहां पे, मतलब अरुणाचल प्रदेश।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मोर देन वन टाइम जोन? कौन सी कंट्री जिसमें मोर देन वन टाइम जोन है? ये तो छोटे छोटे देश हैं, रशिया का ही हमने पढ़ा है, आंसर हो जाएगा सी। देखिए उसमें बाकी चीजें भी लिखी हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। इफ इट इज 12 noon at Greenwich, what will be the time in India? IST। ये मैंने पहले वाली स्लाइड में कैलकुलेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अपना 330 मिनट आया था, 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई किए थे 4 मिनट से, तो 330 मिनट आएगा, उसको 60 से डिवाइड करे थे तो 530 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:30 PM। पीछे जाएंगे तो घटेगा, है ना। अगर 82.5 डिग्री इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है, अगर ये ईस्ट की जगह वेस्ट होगा तो 12 बजे से हम 5.5 मिनट ही पीछे करेंगे, ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब अर्थ जैसे है हमारी, तो 24 घंटे में कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री रोटेट करती है। तो अगर 24 घंटे मतलब 360 डिग्री अगर 24 घंटे में रोटेट कर रही है, तो मैं 1 डिग्री निकाल लूंगी ना। 1 डिग्री कितने में रोटेट करेगी? तो मैं घंटे को किस में कन्वर्ट करूंगी? मिनट्स में कन्वर्ट करूंगी। तो 1 डिग्री में कितना, मतलब कितने मिनट में 1 डिग्री रोटेट करेगी? तो हमारा 4 मिनट आंसर यहाँ से आ जाएगा। मतलब ऐसे 4 मिनट आता है, ये मैं बता रही हूँ कि एक पूरा हम 360 में करते हैं 24 घंटे में, तो फिर वहां से हम कैलकुलेट करते हैं। ये खैर आप लोग को पता होगा, बेसिक मैथ्स है। What does the geographical term nest refer to? अच्छा, अब नेस्ट का मतलब समझ जाइए, जो हम केप पढ़ते हैं ना, केप को ही नेस्ट भी कह रहे हैं, मतलब समझ लीजिए सिनोनिम है, पर्यायवाची है। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं किसी केप की, तो क्या नाम है? केप कोमोरिन। ये जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। तो केप कैसा स्ट्रक्चर है? इस तरह का पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, जो कि किस तरफ एक्सटेंडेड है? सी की तरफ। आपने करंट अफेयर्स में अभी पढ़ा होगा, जो वुमेन नेवल ऑफिसर्स हैं हमारी, जो पूरे अर्थ को सरकम नेविगेट करने गई हैं। आईएनएस तारिणी फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आईएनएस त्रिवेणी का आया है। तो सरकम नेविगेशन में क्या होता है, आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ वाटरवेज जहां पे होते हैं, तो वहां पे तो आपको मतलब रुकना पड़ता ही पड़ता है, मतलब उसके कुछ फिक्स पॉइंट्स है कि यहाँ तो आपको जाना ही है। तो जब ये वाली न्यूज थी जब तारिणी गया था तब भी और अभी भी, तो उसमें कुछ केप्स के नाम बहुत न्यूज में थे, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे हमारी केप हॉर्न है हमारी, फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे हमारी केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप है ना। फिर यहाँ पे केप कोमोरिन है। तो देखिए केप का स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्या होगा इसमें से? अ टाइप ऑफ वैली, नहीं। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू द समुद्र में फैली हुई समुद्र की सक्रिय पट्टी, ये हो सकता है। और देख लेते हैं, अ वॉल्केनिक प्लेटू, नहीं। अ ग्लेशियर लेक, नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें देखिए अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये तो हम एक बार अभी देख चुके हैं। सबसे ऊपर देखिए अंडमान, इसमें देखिए सारे निकोबार वाले हैं, ऊपर वाला अंडमान है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले नंबर पे आपका क्या होगा? अंडमान ही होगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हम क्या पढ़े थे? CLG कॉलेज, ये भी पूरा सीक्वेंस में अरेंज है। अगर मान लीजिए CLG वाली ट्रिक आपको नहीं पता है, तो ये याद करना ना बहुत मुश्किल है, नहीं याद होता है। तो जब भी इस तरह की कोई चीज आए कंफ्यूजिंग, तो वहां पे बस उसको पढ़ के नहीं हटाना है। आप अगर सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, रियल में आपको चीजें नहीं याद हो रही है। तो जब भी इस तरह की कंफ्यूजिंग चीजें आएंगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक आपको यूज करनी है, इसके बाद याद करना है। तो अगर आपको ये पता है, CLG वाली ट्रिक पता है, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। 1 2 3 4 कहाँ है? ऑप्शन सी। The only active volcano in India is located in which part of Emerald Island? अब एमराल्ड आइलैंड में जाए तो उसका दूसरा नाम ध्यान रखना है। एमराल्ड आइलैंड किसको कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी कहते हैं, ठीक है। तो किस पार्ट में लोकेटेड है वो देख लीजिए ना। नहीं, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है? तो ये देखिए फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। तो हमारा कौन सा है? बैरन आइलैंड है। बैरन आइलैंड में हमारा इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, स्टेटमेंट के फॉर्म में था, यूपीएससी में आया था कि इंडिया एक्टिव वॉल्केनो इज बैरन आइलैंड, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। बाकी फिर इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। बैरन आइलैंड है भी तो कहाँ पे है? तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, मिडिल अंडमान के। फिर दूसरा हमारा नारकोंडम आइलैंड है, जो कि डोरमेंट है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब वहां पे फ्रीक्वेंट इरप्शंस होता रहता है। डोरमेंट मतलब कि बहुत टाइम के बाद होता है, और एक होता है जो मतलब एक्सटेंट हो चुका होता है, ठीक, मतलब वहां पे अब इरप्शन के कोई चांसेस नहीं है।
तो ये देखिए कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अंडमान। अब ये जो दो स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इज लद्दाख, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इज चंडीगढ़। तो इसमें देखिए इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। मतलब ये चीजें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। हम ऐसे स्टेट तो याद करते हैं, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है। उसी तरह से हमको यूनियन टेरिटरी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे जो हमारी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी वो लद्दाख है, और सबसे छोटी जो यूनियन टेरिटरी है वो हमारी लक्षद्वीप है। नोट कर लीजिएगा इसको। और मतलब इनकरेक्ट बोल रहा है तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। देख लीजिए इसमें भी लिखा हुआ है राजस्थान, गोवा। फिर आए तो इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस जोन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट्स। जैसे मैं कोस्ट लाइन की बात करूं, ठीक, तो यहां से हम सबसे पहले एक बेस लाइन लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बेस लाइन होगी, ये जो सबसे एक्सटेंडेड पोर्शन होगा लैंड का, वहां से मैं लूंगी। मतलब ये ऐसी लाइन होगी, ठीक। अब इसके अंदर जो मेरा वाटर आएगा, इसको मैं क्या बोलती हूँ, इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स यानी कि आंतरिक जल। फिर यहां से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है, 12 नॉटिकल माइल्स वाले एरिया को मैं क्या बोल रही हूं, प्रादेशिक जल क्षेत्र, ठीक है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, इंडिया टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। मतलब कि ये मेरा कोस्ट हो गया, फिर ये कटा फिटा है, तो मैं एक तो स्ट्रेट लाइन खींचूंगी ना, जिसको मैं बेस बनाऊंगी, तो मेरी बेस लाइन हुई। इसके अंदर मेरा इंटरनल वाटर हुआ। यहाँ पे जो आपका रिस्पेक्टिव स्टेट होगा उसका कंट्रोल होगा, फिशरीज के लिए या बाकी चीजों के लिए। फिर इसके बाद इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक में मेरा टेरिटोरियल वाटर होगा, यानी कि प्रादेशिक जल क्षेत्र। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट लाइज बियॉन्ड दिस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल। मतलब इस क्षेत्र से 24 नॉटिकल माइल तक कौन सा मतलब क्षेत्र है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल तक में जो हमारा ये कंटेगियस जोन है, ठीक। आगे वो हिंदी वगैरह में एक्सप्लेनेशन लिखा है, यानी कि आपका सन्निहित क्षेत्र, ठीक, सन्निहित क्षेत्र इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा 24 नॉटिकल माइल वाला हो गया। फिर 24 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल तक में मेरा EEZ लाई करता है, ये 200 नॉटिकल माइल है। इसको हम क्या बोलते हैं, EEZ को अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर 200 नॉटिकल माइल के आगे वाला क्या होता है, हमारा हाई सीज होता है। हाई सीज मतलब 200 नॉटिकल माइल के आगे वाला क्षेत्र। हाई सीज में किसी कंट्री का स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं होता। अगर इंटरनल वाटर की बात करूं तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव स्टेट होगा उसका कंट्रोल होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे इंटरनल मतलब प्रादेशिक जल क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल वाटर्स हैं। फिर यहाँ पे हमारा सन्निहित क्षेत्र है। फिर इसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया, अब देखिए ये जो जैसे 200 नॉटिकल माइल ले रही हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। कंटिग्यूअस जोन ले रही हूँ तो 12 से 24 तक का एरिया है। टेरिटोरियल वाटर्स ले रही हूँ तो वो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, ठीक है। तो वो जो बीच बीच की स्टेप है उसको हम ले रहे हैं। और कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के पास 200 नॉटिकल माइल तक में एक्सप्लोरेशन के राइट्स हैं। अगर मैं टेरिटोरियल वाटर में लूंगी और कंटिग्यूअस जोन में लूंगी तो टेरिटोरियल वाटर में थोड़े और ज्यादा राइट होंगे कि ठीक है, आप यहाँ से जो आपका परिवहन वगैरह है वो कर सकते हैं। फिर कॉन्टिग्यूअस जोन में इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम राइट होंगे। फिर जैसे EEZ है तो वहां पे उसके कंपेरेटिवली थोड़ा कम होंगे। तो वैसे करके वो रिड्यूस होता रहता है। मतलब जितना पास वाला क्षेत्र है उतना ज्यादा उस देश का वहां पे कंट्रोल होता है, उतनी ज्यादा चीजों में। फिर 200 नॉटिकल माइल के आगे वाला जो हाई सीज है वो मतलब इंटरनेशनल है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के कंट्रोल में नहीं होता। मतलब वहां पे अगर आपको कोई प्रॉपर पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन करना है तो उसके लिए आपको जो उसके लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल बॉडीज हैं, जैसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है उसके लिए,
वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे इस एरिया में माइनिंग करनी है, फिर अप्रूवल मिलता है तभी आप कर सकते हैं। मैच द पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट्स विद द स्टेट्स दे आर ज्योग्राफिकली लोकेटेड। अब पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी अकेली नहीं है ना, उसके 4 इनक्लेव्स हैं जिसको मिला के हमारा पुडुचेरी बनता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यनम है, यमन नहीं, यमन एक देश है, ये यनम बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यनम, यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद जो आपका पुडुचेरी है, एक वो तमिलनाडु में है, फिर एक कराईकल है, ये भी आपका तमिलनाडु में है, और फिर यहाँ पे माहे है, माहे आपका कहाँ है? केरला में है। तो देख लीजिए पुडुचेरी आपका कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु में, कराईकल भी आपका तमिलनाडु में, माहे केरला में, यनम आंध्र प्रदेश में। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए का 4, ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी का क्या होगा? आपका 2 होगा, बी का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का 3 है कि 1 है? सी का आपका 1 है, मतलब कि ऑप्शन डी। कंसीडर द स्टेट्स टचिंग बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैं जब बांग्लादेश वाली चीज बता रही थी तो मैं आपको बोली थी कि बांग्लादेश में आप बस 2 चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे हर स्टेट का ये नहीं याद रखना है, वो जो मैं आपको पहले वाली स्लाइड में सारा स्टेट का बॉर्डर, स्टेट वो 5 4 1 करके बताई हूँ, वो याद रखिए। हर स्टेट के बारे में ये नहीं याद रखना, लेकिन ऐसा कोई देश है जो जिसका इंडिया के साथ सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर होता है या जिसका सबसे छोटा होता है, तो उसका नंबर की कितना किलोमीटर है, तो थोड़ा उसके बारे में बेसिक हम जान के रख लेते हैं, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो बांग्लादेश का बॉर्डर कितना है? 4096 का, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा किसका? अफगानिस्तान का, 106 किलोमीटर का। फिर बांग्लादेश जो है हमारा, वो अगर मैं नहीं भी, मुझे पूरा याद है, एक डेटा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप एक जो स्टेट है वो कितने किलोमीटर का बॉर्डर बन रहा है, आप वो याद रखिए। बस कुछ ध्यान रखिए कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल का बस पता है तो क्या मेरा आंसर आ सकता है? बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा, मतलब वेस्ट बंगाल पे सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी है, मतलब वेस्ट बंगाल से आंसर मेरा नहीं निकलेगा। फिर मैं बोली थी कि बस दो ही याद रखिए एटलीस्ट। तो सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल का है, दूसरा त्रिपुरा का है। त्रिपुरा कौन से नंबर पे? 2, मतलब कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, तो वो कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देख लीजिए 4 5 3 2 1। फिर देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए चैनल और उनकी भौगोलिक स्थिति से। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल वाला। तो सबसे पहले जैसे मैं इक्वेटर की बात करूं, इक्वेटर मेरा 0 डिग्री है, फिर मैं उसके बाद बढ़ती जाऊंगी तो ये 1 डिग्री की क्या है? लैटिट्यूड है। तो ये जो डिग्री लिखी हुई है ये आपका लैटिट्यूड है, ठीक है। उस लैटिट्यूड के सामने जो वाटर बॉडी है उसको हम चैनल कह रहे हैं, मतलब 10 डिग्री चैनल बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे सपोज 10 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो इसके सामने कुछ वाटर बॉडी है, उसको मैं क्या बोल रही हूँ? 10 डिग्री चैनल बोल रही हूँ। तो 10 डिग्री चैनल में पुराने वाली स्लाइड में बताई थी कि वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में है। तो देखिए कहाँ पे है ये ऑप्शन, मतलब कि डी का क्या होगा? 1 होगा। देखिए डी का 1 कहाँ पे है? यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब आप ऑप्शन से हट गया। फिर इसके बाद 10 डिग्री बाद 9 डिग्री चैनल, 9 और 8 का देख लीजिए, ये मेरा लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के बाद यहाँ पे मेरा मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड के बाद यहाँ पे मेरा मालदीव है, ठीक। और यहाँ पे 0 डिग्री है, मैं ऊपर उठ रही हूँ तो पहले मेरा क्या आएगा? पहले मेरा 8 डिग्री आएगा, तो मतलब 8 डिग्री किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो 1 डिग्री देख लीजिए, मिनिकॉय आइलैंड इन मालदीव, मतलब बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब कि सी के साथ अब मेरा डी भी कैंसिल हो गया, मतलब ए और सी में से मेरा आंसर होगा। फिर जो यहाँ पे मेरा एक 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और जो लक्षद्वीप का बाकी के आइलैंड्स है, मतलब लक्षद्वीप के बाकी के आइलैंड्स एक तरफ है, फिर 9 डिग्री का चैनल है, फिर इसके बाद मेरा लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय आइलैंड, मतलब जो लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, तो मिनिकॉय है। मतलब कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको कनेक्ट करेगा? मिनिकॉय आइलैंड एंड रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप, मतलब सी का 3 सी में है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। और फिर बच रहा है हमारा क्या? ए का 4, मतलब 6 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो निकोबार आइलैंड एंड सुमात्रा, मतलब अंडमान और निकोबार को देखूंगी मैं तो ये निकोबार आइलैंड्स है, और यहाँ पे मेरा क्या है? सुमात्रा आइलैंड है, तो ये बीच में जो है मेरा वो क्या है? 6 डिग्री चैनल, या इसी को हम ग्रेट चैनल भी बोलते हैं।
हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, तो वीडियो को पॉज करके नोट भी करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए डंकन पैसेज सेपरेट्स विच टू आइलैंड्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा यहाँ पे नॉर्थ अंडमान था, फिर मिडिल अंडमान था, फिर साउथ अंडमान था, फिर इन अंडमान के बीच में यहाँ पे हमारा डंकन पास था, फिर यहाँ पे लिटिल अंडमान था। तो क्या आंसर हो जाएगा? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। लिटिल, ये बी आंसर, बी ऑप्शन देख लीजिए। मतलब ये मैं बताई थी तो इसलिए मैं ले ली हूं, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री मूवमेंट रिजाइन समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट ऑफ। अब फ्री मूवमेंट रिजाइन की अगर हम बात करें तो जैसे ब्रिटिशर्स ने जब स्टार्टिंग में बंटवारा किया था तो उन्होंने फिजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से बंटवारा किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस एथनिसिटी के लोग किस तरफ रहते हैं। तो सपोज हम लोग एक साथ रहते हैं, अब यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री आती है और उसको क्या करती है, बीच में डिवाइड कर देती है। मेरे रिश्तेदार इधर हैं, इसके रिश्तेदार इधर हैं, तो हमें एक दूसरे की तरफ जाने की जरूरत तो पड़ेगी ना, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? क्या मैं ये कंट्री अगर डिवाइड हो गई तो क्या मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ आना जाना छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ूंगी ना। इस वजह से अब ब्रिटिशर्स ने जो ब्लंडर कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन इसको सुधारना तो फिर हमारा काम है ना। जब भारत की कोई सरकार बनेगी जो उसके देश के लोगों के हित में डिसीजन लेती, तो फिर हम तो उसका कोई तोड़ निकालेंगे। तो इसका तोड़ निकाला गया फ्री मूवमेंट रिजाइम के तौर पे, कि मतलब ये जो बॉर्डर है हमारा म्यांमार का, तो म्यांमार और इंडिया के बीच में कौन कौन से 4 स्टेट्स हमने पढ़े? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इधर के लोग यहाँ पे, मतलब आप एक परमिट लेते हैं, पास लेते हैं, और फिर आप वो आपका पास जो है वो 7 दिन के लिए वैलिड रहता है, और आप 14 किलोमीटर तक, मतलब इधर के लोग यहाँ से बॉर्डर से 14 किलोमीटर तक और यहाँ के लोग यहाँ से लेके 14 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। उसी के लिए अब हम देश का बंटवारा हो गया, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका कुछ तो सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। तो फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है आपका मुक्त आवागमन व्यवस्था, वो भारत और म्यांमार के संबंध में। अभी न्यूज में क्यों थी? मणिपुर वाली वायलेंस की वजह से। मणिपुर हमको पता है कि काफी दिनों से थोड़ा सा हिंसाग्रस्त एरिया है वो। तो ऐसा देखा जा रहा है कि मणिपुर में जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो क्या करते हैं, म्यांमार से आते हैं, यहाँ पे जितना भी डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट करते हैं, और फिर वापस किधर चले जाते हैं? म्यांमार भाग जाते हैं। अब वो दूसरी कंट्री चले गए हैं, तो वहां पे तो फिर हमारा जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फिर बहुत लंबा और टफ प्रोसेस है। तो इस वजह से इसको बंद करने की बात चल रही थी। इस वजह से न्यूज में था कि मतलब हमारे इंडिया की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़े दिन के लिए इस व्यवस्था को स्थगित कर दें। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है ये इंडिया और म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जितना भी पढ़ाया गया है, अगर नहीं पास लगा है तो फिर आप उसको रिवाइंड कर करके उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है इस टॉपिक में। अब अगर जैसे आप घटना चक्र वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे और आप ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आपको लगता है कोई ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है तो फिर वही जो आपने यहाँ शॉर्ट नोट्स तैयार किया उसी में साइड में नोट कर लीजिए, तो आपके लिए एग्जाम रेडी, बहुत क्रिस्प कंटेंट रेडी हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि नहीं ठीक है इतना काफी है, सफिशिएंट है, तो फिर उसको रिवाइंड करके आप दूसरी बार भी देखना और मतलब दोबारा भी आप इसको 1.5x में बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और उसको भी हम ऐसे ही कवर करेंगे कि आपको फिर से उस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।